आज हम कॉलरिज का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। कॉलरिज के अनुसार काव्य क्या है? यह प्रश्न बहुत कुछ इस प्रश्न से अभिन्न है कि कवि कौन है, क्योंकि एक का उत्तर दूसरे के उत्तर में निहित है और उसका संबंध कवि प्रतिभा से है, क्योंकि प्रतिभा ही कवि के मन के भावों, विचारों और बिंबों को पुष्ट एवं रूपांतरित करती है। क्योंकि प्रतिभा ही कवि के मन के भावों, विचारों और बिंबों को पुष्ट एवं रूपांतरित करती है। मौलिक कवि प्रतिभा के निम्नलिखित लक्षण हैं। प्रतिभा का पहला लक्षण है काव्य बंध का उत्कृष्ट माधुर्य। जिस मनुष्य की आत्मा में संगीत नहीं है वह कभी सच्चा कवि नहीं हो सकता। जिसमें प्रज्ञा या अध्ययन है वह सतत प्रयत्न द्वारा प्रकृति अथवा पुस्तकों से बिंब विधान का शिल्प तो सीख सकता है, पर वह साधन को ही साध्य समझने की भूल करता रहेगा। कविगत सांगीतिक आनंद की चेतना जो पाठक में भी अपने को जागृत करने में समर्थ हो, कल्पना की देन है। इसमें परिष्कार या सुधार तो लाया जा सकता है, किंतु इसे सीखा कभी नहीं जा सकता। इसीलिए कहावत है, कवि उत्पन्न होते हैं, निर्मित नहीं होते। प्रतिभा का दूसरा लक्षण है लेखक की निजी रुचियों तथा परिस्थितियों से सर्वथा दूरवर्ती विषयों का चयन। प्रतिभा का दूसरा लक्षण है लेखक की निजी रुचियों तथा परिस्थितियों से सर्वथा दूरवर्ती विषयों का चयन। तात्पर्य यह है कि कवि जिन भावों का चित्रण कर रहा हो वे उनके अपने भावों से पूर्णतः पृथक हों। जहाँ विषय लेखक के तात्कालिक व्यक्तिगत संवेदनों तथा अनुभूतियों से लिया जाता है, वहाँ काव्य उत्कर्ष बाधित होता है। काव्य उत्कर्ष कहाँ बाधित होता है? जहाँ विषय लेखक के तात्कालिक व्यक्तिगत संवेदनों तथा अनुभूतियों से लिया जाता है, वहाँ काव्योत्कर्ष बाधित होता है। इलियट का अवैयक्तिकता का सिद्धांत कॉलरिज के इस विचार से तुलनीय है। सुंदर से सुंदर बिंब अपने आप में कवि का वैशिष्ट्य नहीं सूचित करते। वे मौलिक प्रतिभा के प्रमाण तभी बनते हैं जब भाव की तीव्रता से उद्दीप्त होते हैं। भावोद्दीप्त बिंब ही कल्पना को जगाकर संबद्ध विचारों और बिंबों में एकात्मकता लाते हैं। उदाहरणार्थ, पद्माकर के निम्नलिखित दोहे में सांग रूपक के आधार पर बिंबों का जमघट लगा है, पर भाव का अभाव होने से सारे बिंब निष्प्राण लगते हैं। चख झक बाल सेवार, मुख सरसिज गमन मराल, छवि तरंग पानिप सलिल, बाल मान सरताल। यह वाला नागरिक मानसरोवर है, जिसमें चक्षु मीन, बाल सेवार, मुख कमल, गमन हंस, सौंदर्य लहर तथा कांति जल है। इस प्रकार नायिका और मानसरोवर में बिंबों की सहायता से कवि ने अभेद तो प्रतिपादित कर दिया है, पर सौंदर्य की कोई अनुभूति भी हो रही है। रूढ़ उपमानों को इकट्ठा कर देना ही कवि कर्म नहीं है, उनमें व्यंजकता भी होनी चाहिए। इस दोहे में तो प्रधान आरोप ही बाला में मानसर का आयुक्त है। उपमेय और उपमान में कुछ तो साम्य होना चाहिए। नायिका और मानसरोवर में न तो रूपगत साम्य है और न धर्मगत और न ही प्रभावगत। जहाँ साम्य भी नहीं है वहाँ अभेद की बात कहाँ उठती है। इसलिए कॉलरिज का कथन कि भाव संवेलित बिंब ही काव्य में उपयोगी है सर्वथा संगत है। प्रतिभा का अंतिम लक्षण
विचार की गंभीरता तथा ऊर्जस्विता। कोई भी व्यक्ति बिना गंभीर दार्शनिक हुए महान कवि नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति बिना गंभीर दार्शनिक हुए महान कवि नहीं हुआ, क्योंकि काव्य समस्त मानव ज्ञान, विचार, भाव, मनोवेग और भाषा का पुष्प और सौरभ है। क्योंकि काव्य क्या है? समस्त मानव ज्ञान, विचार, भाव, मनोवेग और भाषा का पुष्प और सौरभ है। उदाहरणार्थ, शेक्सपियर में सृजनात्मक शक्ति और बौद्धिक ऊर्जा द्वंद्व युद्ध में निरत से प्रतीत होती है और लगता है कि वे अपने बलातिरेक से एक दूसरे को मिटा देंगी। ऐसा इसलिए नहीं कि शेक्सपियर प्रेरणा के लिए कोई निष्क्रिय माध्यम हो अथवा किसी अलौकिक शक्ति से अनुप्राणित हों, बल्कि इसलिए कि उन्होंने तब तक धैर्य से अध्ययन किया, गंभीरता से मनन किया, सूक्ष्मता से अवगम किया, जब तक ज्ञान उनके अभ्यास और अंतःप्रज्ञा का अंग न बन गया। स्पष्ट है कि कॉलरिज प्रतिभा के साथ अध्ययन, मनन, अवगम और अभ्यास का महत्व स्वीकार करते हैं, जो भारतीय काव्यशास्त्र के हेतुत्रितय प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास से समरूप है। अध्ययन, मनन और अवगम ये तीनों व्युत्पत्ति में अंतर्भुक्त हैं। प्रतिभा और प्रज्ञा, जीनियस और टैलेंट में कॉलरिज के अनुसार निम्नलिखित अंतर हैं। प्रतिभा सहज अर्थात जन्मजात होती है, प्रज्ञा अर्जित होती है। प्रतिभा का कल्पना से अभेद है और प्रज्ञा का रम्य कल्पना से। तात्पर्य यह है कि प्रतिभा के साथ कल्पना का संबंध है और प्रज्ञा के साथ रम्य कल्पना का। प्रतिभा में सृजनशीलता है अर्थात नवनिर्माण की क्षमता है, तो प्रज्ञा में क्या है? संयोजनशीलता अर्थात निरपेक्ष वस्तुओं को केवल एक साथ प्रस्तुत करने की क्षमता है। अर्थात स्वतंत्र निरपेक्ष वस्तुओं को केवल एक साथ प्रस्तुत करने की क्षमता है। किसकी? प्रज्ञा की। और नवनिर्माण की क्षमता प्रतिभा में। प्रतिभा आत्मनिर्भर होती है, निर्माण के लिए उसे किसी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु प्रज्ञा दूसरों के ज्ञान को अपनाकर उसका उपयोग करती है। दूसरे शब्दों में कहें कि प्रतिभा मौलिक होती है और प्रज्ञा जो है पराश्रित होती है। कोलरिज द्वारा निरूपित प्रतिभा भारतीय काव्यशास्त्र में निरूपित प्रतिभा से प्राय एक रूप है और प्रज्ञा व्युत्पत्ति निपुणता से। कोलरिज का कहना है कि काव्य सबसे अधिक आनंद तभी देता है जब वह केवल सामान्यतः समझ में आए, पूर्णतः नहीं। काव्य कुछ कुछ समझ में आए तो अधिक आनंद और पूरी तरह समझ में आए तो कम आनंद। बात कुछ अजीब सी लगती है, पर शायद है संगत। काव्य पढ़ते समय पाठक की अनुभूति उसे जिस मन स्थिति में पहुंचा देती है वह बहुत कुछ अनिर्वचनीय होती है। कोलरिज का कहना है कि कवि काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है। ऐसी स्थिति में कवि की अनुभूति के साथ पाठक की अनुभूति का तादात्म्य क्या समग्रता संभव है? दो व्यक्तियों के संस्कार, परिवेश, संवेदनशीलता आदि में भेद के कारण उनकी अनुभूति का स्तर एक हो ही नहीं सकता। अतः जितने अंश में अनुभूति का तादात्म्य होगा, आनंद उतना ही प्राप्त होगा। दूसरे, कवि के लिए अपनी अनुभूति का पूर्ण संप्रेषण भी अशक्य है, क्योंकि भाषा में इतनी शक्ति नहीं है कि वह अनुभूति को यथावत अभिव्यक्ति कर दे। तात्पर्य यह है कि कवि, पाठक और संप्रेषण तीनों ही अनुभूति के तादात्म्य में बाधक हैं। एक बात और, सौंदर्य का आकर्षण कुछ तो उसके प्रकट होने में है और कुछ
प्रच्छन्न होने में। इसलिए चांदनी अधिक लुभावनी होती है। उसे न तो दिन के प्रकाश की प्रखरता है और न रात्रि के अंधकार के निविड़ता। कॉलेरिज की इस धारणा का समर्थन संस्कृति काव्य शास्त्र में भी मिलता है। व्यंग्य अर्थ की अस्पष्टता जितनी अवांछनीय है, उतनी स्पष्टता भी। स्पष्टता अस्पष्टता के धूप छाई या झीने आवरण में ही काव्य की रमणीय खिलती है। एक कवि ने बड़े ही काव्यात्मक ढंग से इसका वर्णन किया है। काव्यार्थ ने तो आंध्र रमणियों के पयोधरों के समान पूरा खुला शोभता है और न गुर्जर रमणियों के पयोधरों के समान पूरा ढका। वह तो महाराष्ट्र रमणियों के पयोधरों के समान कुछ खुला और कुछ ढका हो तभी सुंदर लगता है। लंबी कविता समग्र रूप में न तो काव्य हो सकती है न होनी चाहिए। कॉलेरिज की यह उक्ति उस रोमांटिक प्रवृत्ति का उद्गार है जिसमें प्रगीत लिरिक का प्राधान्य होता है। लगभग 30 वर्ष बाद अमेरिकी कवि एडगर एलन पो ने, जो काव्य और समालोचना दोनों में कॉलेरिज से प्रभावित थे, एक कदम आगे बढ़कर कहा, लंबी कविता होती ही नहीं। यह कथन अंशतः ठीक भी है और गलत भी। भाव के उच्छलन को काव्य मानने वाले कवि वर्ग की दृष्टि से यह कथन ठीक है, क्योंकि उच्छलन स्थायी नहीं होता, अतः वह दीर्घव्यापी भी नहीं होगा। जैसे जैसे भाव का वेग क्षीण होगा, वैसे वैसे काव्यत्व भी क्षीण होता जाएगा। इसलिए स्वच्छंदतावाद के अनुसार काव्य की सत्ता प्रगीत छोटी कविता में उत्पन्न होती, किंतु प्रश्न है कि प्रगीत का आकार क्या माना जाए। प्रगीत 4 पंक्तियों का भी हो सकता है और 400 पंक्तियों का भी, और सभी पंक्तियों में समान काव्यत्व अर्थात चमत्कार हो, यह असंभव है, क्योंकि भावदीप्ति की मात्रा जिससे कविता कविता कहलाती है, लंबी रचना में आरंभ से अंत तक कायम नहीं रखी जा सकती। सच तो यह है कि उत्कृष्टतम प्रगीत की भी सभी पंक्तियां एक एक सी रमणीय नहीं होती। तो जैसे उनमें काव्यत्व स्वीकार करते हैं, वैसे ही प्रबंध में भी कर सकते हैं। वस्तुतः काव्यत्व का संबंध कविता के आकार से उतना नहीं है जितना कवि की प्रतिभा से। प्रगीतकार भी यदि प्रतिभाहीन है तो उसकी रचना में कोई सौंदर्य नहीं होगा, और प्रबंधकार भी यदि प्रतिभा संपन्न है तो उसमें सौंदर्य की कमी नहीं होगी। कौन कहेगा कि किसी भी प्रगीत से रामचरितमानस या कामायनी का काव्यत्व कम है। पो ने कॉलेरिज की सामान्य उक्ति को अतिवादी सीमा तक पहुंचा दिया। कॉलेरिज लंबी कविता के विरोधी नहीं है। उन्होंने स्वयं मिल्टन के महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कविता के विस्तार का प्रश्न उठाकर वे केवल यह कहना चाहते हैं कि उत्तेजना की जो शक्ति छोटी कविता में है, वह बड़ी कविता में कष्ट साध्य है। काव्य की शैली के विषय में कॉलेरिज का यह कथन विशेष धातव्य है। अपने सारे अध्ययन और मनन के फलस्वरूप मैंने 2 आलोचनात्मक सूत्र तैयार किए हैं, जिनमें काव्य शैली की विशेषताएं और मानदंड गतार्थ हो जाते हैं। एक तो यह है कि वही कविता वास्तविक शक्ति से संपन्न और अनिवार्य काव्य की संज्ञा से अभित होने के योग्य है, जिसे हमने केवल पढ़ा भर नहीं है, बल्कि जिसे हम अधिकतम आनंद के साथ फिर पढ़ना चाहते हैं। दूसरा यह है कि जो पंक्तियां अर्थ, साहचर्य अथवा उपयुक्त भाव की सार्थकता में बिना कोई कमी लाए उसी भाषा के दूसरे शब्दों में अनुदित हो सकती है, वे उतनी मात्रा में शब्द चयन के दृष्टि से सदोष है। कॉलेरिज ने अपनी चक्करदार शैली में जो 2 सूत्र प्रस्तुत किए हैं, उनका सीधा साधा तात्पर्य यह है कि उत्तम काव्य वह है जो कभी पुराना नहीं पढ़ता, जिसे हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। उत्तम काव्य वह है जो कभी पुराना नहीं पढ़ता, जिसे हम बार बार पढ़ना चाहते हैं।
काव्य में वैसे शब्दों का प्रयोग सदोष मानना चाहिए जिन्हें अर्थ में परिवर्तन किए बिना परिवर्तित किया जा सके। सत्कवि की पहचान यह है कि वह काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो अभिष्ट अर्थ की अभिव्यंजना के लिए अनिवार्य हो। तात्पर्य यह है कि वह अर्थ किसी अन्य पर्याय से अभिव्यक्त हो ही नहीं सके। कॉलेरिज के शब्द प्रयोग संबंधी दूसरे सूत्र में उनके गुरु की शिक्षा की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, जिसे हम ऊपर देख आए हैं। आचार्य कुंतक का भी कहना है कि किसी भी अर्थ का वाचक कोई एक ही शब्द होता है, कवि को उसकी तलाश करनी चाहिए। पर्याय वस्तुतः सतही तौर पर ही एकार्थक होते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर उनका अर्थगत पार्थक्य स्पष्ट हो जाता है। जो इस सत्य को नहीं समझते वे किसी भी पर्याय का प्रयोग कर संतुष्ट हो जाते हैं। भाषा के संबंध में कोलरिज ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। भाषा मानव मन का शस्त्रागार है, जिसमें उसके अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शस्त्र एक साथ रहते हैं। भाषा के संबंध में कोलरिज ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। भाषा मानव मन का शस्त्रागार है, जिसमें उसके अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शस्त्र एक साथ रहते हैं। अर्थात अतीत के प्रयोगों के आधार पर भाषा की भंगिमाओं, छटाओं, क्षमताओं और स्वारस्यों का ज्ञान होता है, और उस ज्ञान से संपन्न प्रयोक्ता अपने सार्थक, समीचीन, विशिष्ट प्रयोगों से भावी भाषा को समृद्ध कर यशभागी बनता है।